हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स IQ एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ मिसलिनियस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ एसआई में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, 28 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अनुपात बदलकर 2:5 हो जाए। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वह हमारे पास 28 लीटर का कोई मिश्रण हमारे पास दिया हुआ है। जो हमारे पास दूध और पानी का कोई अनुपात है और वह अनुपात हमारे पास 5:2 है। तो चलिए, हमारे पास 5 यूनिट हमारे पास दूध है, 2 यूनिट हमारे पास पानी है। कुल मिलाकर हमारे पास कितनी यूनिट हुई? 7 यूनिट। और 7 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वह है 28 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 लीटर। यदि मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूँ 5 में तो मुझे पता चलेगा कि 28 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है। तो 5 गुणा 4 होता है हमारे पास 20। तो इसका मतलब 20 लीटर हमारे पास दूध है। तो 28 में से 20 लीटर दूध है, तो बचा हुआ 8 लीटर क्या होगा? वह होगा हमारे पास पानी। देखिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी रेशियो होता है, हम चाहे रेशियो हो तो रेशियो को हम उसे बटे में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो यह रेशियो है हमारे पास, हमने बदला है इसे लीटर में, तो मैं इसे 20/8 लिख सकता हूँ। ओके, चलिए देखिएगा, यह कहता है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो 20 लीटर तो दूध है, 8 लीटर पानी है। यह कहता है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, हमें नहीं पता कितना मिलाया जाए। तो मान लेते हैं x लीटर पानी मिला दिया जाए। तो यह कहता है यह बदल कर हो जाएगा 2:5 के अनुपात में, यानी कि 2/5। तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 20 गुणा 5 होता है हमारे पास 100 बराबर 8 गुणा 2 16 प्लस 2x। तो हमारे पास 2x की जो वैल्यू होगी वह होगी 84। तो x बराबर होगा हमारे पास 42। इसका मतलब यह है कि यह जो मिश्रण है इसमें 42 लीटर पानी मिलाने के बाद जो यह अनुपात है 5:2, यह बदल कर हो जाएगा 2:5। इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। 28 लीटर का हमारे पास कोई मिश्रण है जो हमारे पास दूध और पानी के अनुपात में है, और यह अनुपात हमारे पास 5:2 है। और यह कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात बदल कर 2:5 हो जाए। तो जब भी हमें इस तरीके का कोई ट्रिक लगानी होती है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस सॉल्वेंट में कौन सी चीज मिलाई जा रही है और कौन सी नहीं मिलाई जा रही है। इसमें जो चीज नहीं मिलाई जा रही है उसकी यूनिट को सबसे पहले हम समान करेंगे। चलेगा, जानिएगा क्यों। मान लेते हैं आपके पास कोई 10 लीटर का कोई मिश्रण है, ठीक है। इसमें 8 लीटर आपके पास पानी दूध है, 2 लीटर आपके पास पानी है। कुल मिलाकर कितना है? 10 लीटर। यह कहता है कि 5 लीटर आपके पास पानी और मिला दिया जाए। तो यह तो हमारे पास प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होगा? हमारे पास 8 लीटर तो दूध तब भी रहेगा, 5 और 2 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 लीटर पानी होगा। और जो ये टोटल का टोटल हमारे पास मिश्रण है वह होगा 15 लीटर का। पहले आपके पास 10 था, तब आपके पास 8 लीटर दूध था। अब आपके पास 15 लीटर का कुल मिश्रण है और उसमें भी 8 लीटर आपके पास पानी है। इसी तरीके से चाहे आपके पास प्राथमिक मिश्रण है, द्वितीयक मिश्रण है, उसमें वह चीज हमेशा समान होगी जो चीज उसमें नहीं मिलाई जा रही है। तो पहला रेशियो देखें तो इसमें दूध की जो यूनिट है वह है 5 यूनिट, लेकिन दूसरे में 2 यूनिट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो अनुपात है वह गड़बड़ है। सबसे पहले इसे हमें सही करना होगा। सही करने के लिए हमें इसे यदि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 होगा, 10 यूनिट बदलेगा। तो मुझे यह भी 10 यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 10 यूनिट बनाने के लिए मुझे यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और ऊपर वाले को करना पड़ेगा 2 से। तो यह जो हमारे पास अब अनुपात है वह होगा 5 गुणा 2 होता है 10, 2 गुणा 2 होता है 4, यह होगा 10 और 5 गुणा 5 25। यह जो मिश्रण है हमारे पास टोटल 14 यूनिट है और 14 यूनिट की वैल्यू 28 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 लीटर। हमारे पास पहले प्राथमिक मिश्रण में दूध की जो मात्रा है वह है 4 यूनिट, बाद में हो गई 25 यूनिट। कुल कितनी यूनिट बढ़ी? 21 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 21 की कितनी होगी? 21 गुणा 2 बराबर 42। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को कर सकता है 20 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 30 दिन में। तो इन दोनों के द्वारा जो टोटल काम का एलसीएम होगा वह क्या होगा? 60 होगा।
इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं 60 हमारे पास कुल काम है जिसे ए ने किया है 20 दिन में। यदि ए 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा यह 3 काम। बी 60 काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 2 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे कुल 5 काम। तो जब 60 काम टोटल है 5 काम या टोटल एक दिन में करते हैं तो 60 को कितने में करेंगे, 60/5 बराबर 12 दिन में। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हमारे पास दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी 4/5। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वह है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वह दी हुई है tan थीटा की। इसका मतलब हमें इक्वेशन को सबसे पहले tan थीटा की फॉर्म में चेंज करना होगा या tan थीटा को इसमें हमें चेंज करना होगा। इसमें जो हमारे पास सबसे सही ऑप्शन है वह ये है कि इक्वेशन को हम हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चेंज करें। तो यदि मैं इसमें चेंजेस करता हूं तो ऐसा कौन सा चेंजेस करूं, इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करूं या किस चीज से भाग दूं कि यह बदल कर हमारे पास tan थीटा की फॉर्म में आए। तो चलिए देखिएगा, यदि मैं साइन थीटा से सबसे पहले इस इक्वेशन में साइन थीटा से डिवाइड करूं तो यह क्या होगी, 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से साइन थीटा कटा 5 बचा, माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 3 तो एज इट इज रहेगा लेकिन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास कॉट थीटा। अब यह हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि यह कॉट की फॉर्म में जा रहा है, फिर से हमें कॉट को चेंज करना पड़ेगा tan थीटा की फॉर्म में। तो अब हम जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की ओर। यदि मैं इस इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करूं तो क्या होगा, देखिएगा यह होगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा और अपॉन cos थीटा होता है हमारे पास tan थीटा जो कि हमारे पास दी हुई है। तो यह हो जाएगा -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यह भी सही है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास मात्र 3। यह होगा होल अपॉन 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर से यह भी tan थीटा में चेंज होगा, प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यह cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। तो यह होगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारे पास tan थीटा, माइनस 3, यह होगा cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो मात्र 3 ही बचेगा, होल अपॉन यह फिर से हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 3। अब हमारे पास 5 tan थीटा है जो उसकी वैल्यू दी हुई है 4, तो इसकी जगह पे हम 4 रखेंगे, -3 अपॉन 4 प्लस 3, यह हो जाएगा 1/7। मतलब कि हमारा ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, इसका मतलब यह है कि जो थीटा की जो वैल्यू है वह हमारे पास ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। यह कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो कहता है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिएगा, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं इक्वल टू कॉस थीटा। यदि मैं कॉस थीटा को साइन थीटा के बटे में ले जाऊं तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 1। अब यह कहता है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वह 1 है, और tan थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वह होती है tan 45 डिग्री में। तो मैं tan थीटा इक्वल टू 1 को लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan से tan कटेगा और बच जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो चलिए थीटा की जो वैल्यू है वह रख देते हैं हम अपनी इक्वेशन में, यह हो जाएगी सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, और सेक 45 होता है हमारे पास √2 प्लस कॉसेक 45 भी हमारे पास होता है √2, और यह दोनों हो जाएंगे हमारे पास 2√2। यही हमारा सही उत्तर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है,
244 और 332 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 244 के बाद आने वाली वह निकटतम संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम 244 को भाग देंगे 7 से, तो ये 7 से भाग कितनी बार जाएगा? 7 तियां 21 होता है, बचता है हमारे पास 3, 3 4 के साथ 34 बनाएगा, 7 चौको होता है हमारे पास 28 और बच जाएगा हमारे पास 6। चलिएगा, अब इसमें दो चीजें हमारे पास ध्यान देनी होगी। यह हमारे पास 6 है, इसका मतलब 7 से भाग जाने के लिए इसमें यह 6 हमारे पास एक्स्ट्रा है। यदि मैं 6 को माइनस करूं 244 से, यह होगा 238। लेकिन हमारे पास जो टर्म ऑफ कंडीशंस हैं वह है संख्या 244 और 332 के बीच होनी चाहिए, जबकि 338 हमारे पास वह नहीं है। 338 244 से नीचे है या नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें 244 से ऊपर चलना होगा। 244 से ऊपर जाने के लिए हमें 6 को 7 बनाना होगा ताकि यह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब 6 में कितने की जरूरत है कि यह 7 से विभाजित हो? 1 की जरूरत है। तो यह 7 हो जाएगा, 7 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो यह 1 है इसे हम एक्चुअल जोड़ेंगे किस में? 244 में, और 244 में जोड़ने के बाद यह हो जाएगा 245। तो इसका मतलब यह है कि 244 और 332 के बीच में 245 पहली वह संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद आने वाले इसी के क्रम में जो दूसरी संख्या होगी वह होगी 245 में हम 7 ऐड करते जाएंगे और जो आएगा वह हमारा 7 से विभाजित होती हुए एक श्रृंखला बन जाएगी। तो 245 में हमने 7 को ऐड किया, यह हो जाएगा 252। इसी तरीके से हम जाएंगे और जाएंगे 232 के निकटतम और उससे छोटी उस संख्या तक जो 7 से विभाजित है। तो 232 के निकटतम 7 से विभाजित संख्या को निकालने के लिए हमें पहले 332 को हमें 7 से विभाजित करना होगा। यह होगा 7 चौकू 28, 5 बचता है 52 बनाएगा, 7 सते 49 होगा और बचेगा हमारे पास 3। अब मैं इस 3 को माइनस करूंगा 332 से, यह हो जाएगा हमारे पास 329। इस तरीके से हमारे पास एक एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रृंखला प्राप्त हुई जो है 244, 252 अप टू सो ऑन 329। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एपी वाला, और एपी वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Sn होता है हमारे पास श्रृंखला का अंतिम पद जो कि हमारे पास 329 है, इक्वल टू ए होता है हमारे पास श्रृंखला का पहला पद जो कि हमारे पास 245 है, प्लस n हमें कुल पदों की संख्या निकालनी है जो यहाँ पे 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और d होता है दो पदों का अंतर जो कि हमारे पास 7 है। 245 को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, 329 में से 245 माइनस होगा, बचेगा कितना? 9 में से 5 गया 4, 2 से 4 नहीं जाएगा, 1 कैरी लिया, 2 को 12 बनाया, 12 में से 4 गया और बचेगा 8, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 से 84 कटता है हमारा 12 बार, तो n माइनस 1 बराबर होगा हमारे पास 12, n बराबर होगा हमारे पास 13। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही है। 244 से 332 के बीच में 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 2089 और एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या है। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वह होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, चलिए रखते हैं। इसमें हमारी जो वैल्यू है वह फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है 189 इंटू सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू एलसीएम है हमारे पास 2079 इंटू एचसीएफ है हमारे पास 27। ओके, तो यह हो जाएगा हमारे पास सेकेंड नंबर इक्वल टू 2079 इंटू 27 होल अपॉन 189। ओके, चलिए हमारे पास जो चीज़ें कट रही हैं उसे हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले 190 और 27 हमारे कट रहे हैं, या कट रहे हैं किससे? 3 से। 3 छके 18, 3 तियां 9, 3 नमे 27, 9 सते 63,
7 से यह कटेगा कितनी बार, यह हो जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर इक्वल टू 7 से कटेगा यह कितनी बार, 7 दूना 14 होता है, बचेगा 6, 6 7 के साथ 67 बनाएगा, 7 9 में हमारे पास 63 होगा, बचेगा 4 49 होगा, 7 7 49। इसका मतलब यह है कि हमारा वह जो दूसरा नंबर है वह है 297, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्त और लघुत्तम समाप्तवर्त क्रमशः 11 और 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। यह क्वेश्चन भी बेस्ड हमारा सेम 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरह है। आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 37, 59 और 74 विभाजित होने पर शेषफल 2, 3 और 4 क्रमशः रह जाए। दोस्तों जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो 37 है इससे रिलेटेड संख्या है 2, 59 से रिलेटेड है 3 और 74 से है 4। यह कहता है कि इसमें किस संख्या से विभाजित किया जाए कि जब इनमें भाग दिया जाएगा तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेष रहे। तो सबसे पहले हम 37 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 35। 59 में से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 56। 74 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 70। अब इन तीनों संख्याओं के बीच का HCF निकालेंगे और जो HCF होगा वही वह संख्या होगी जिससे कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष रहेगा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों के बीच का HCF। इन दोनों का बीच HCF निकालने के लिए हम 35 को भाग देंगे 56 में। चलिए 35 ही कम होता है हमारे पास 35, बचेगा कितना, 1, 2। अब इसे 21 से हम भाग देंगे किस में, 35 में। HCF निकालने के लिए हमें इसी प्रोसीजर को अपनाना होगा। 21 से भाग देंगे 35 में तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 14। 14 से भाग देंगे हम 21 में, इस वाले में, बचेगा एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 7। और 7 से भाग देंगे 14 में और ये जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 14। इसका मतलब जब हमारे पास कुछ भी शेषफल ना हो और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो वही संख्या हमारी उन दोनों बीच के नंबरों का HCF होती है। हमने 7 से 14 में भाग दिया, 2 बार गया और कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब 7 वह संख्या है जो इन दोनों के बीच का HCF है, बराबर 7। अब इन दोनों का HCF 7 हुआ तो हम अब 7 और 70 का HCF निकालेंगे और इन तीनों का हमारा आपस में एक रिलेशन बनेगा जो HCF निकलेगा। तो 7 का भाग हमारे पास 70 में जाता है कितनी बार, 10 बार। यह हो जाएगा 0 शेष बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब 7 और 70 के बीच का HCF हमारे पास क्या है, 7। 35 और 56 के बीच 7 और 56 और 7 और 70 के बीच में भी 7। इसका मतलब इन तीनों का जो HCF है हमारे पास वह है 7। तो 7 मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है और 7 ही वह संख्या है जिससे कि यदि 37, 59 और 74 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेष रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 89 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास वह होती है 9, 9, 9 एंड 9। अब हम इसमें भाग देंगे 89 से, क्योंकि हमें 89 से ही यह पूर्णतः विभाजित चाहिए। भाग जाएगा एक बार, कितना बचेगा हमारे पास, 0, 1। फिर 9 हमने लिया, भाग गया हमारा एक बार, या बचेगा हमारे पास फिर से 0, 2। फिर से 9 उतारा, या भाग जाएगा 2 बार। 9 दूना होता है 18 का 8, कैरी 1, 8 दूना 16 और 1 17, 178, बच जाएगा हमारे पास 31। चलिए देखिएगा अब हमारे पास शेष जो बचा वह है 31। यहाँ पर अब हमारे पास दो कंडीशन होंगी। एक तो हमें 31 को यदि 0 बना दें या 31 को हम कितना और नंबर दें कि यह 89 हो जाए और 89 से यह डिवाइड हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हमारे पास कुछ चेंजेस होंगे। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास 31 शेष है, यदि मुझे इसे पूर्णतः विभाजित करना है तो इसे मुझे कितना और देना होगा, मतलब कि 31 को मुझे यदि 89 बनाना है तो मैं इसे और कितना दूंगा, 58। इसका मतलब यदि मैं 31 में 58 जोड़ूं तो यह हो जाएगा 89 और 89 से यह फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन जब मैं 58 इसे दूंगा तो यह कितना होगा, यह 58 एक्चुअल में जुड़ेगा हमारा 9999 के साथ। तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास
यह हो जाएगा हमारे पास 10,057। और 10,057 हमारी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होती है, जबकि यह होगी हमारी 5 अंकों की संख्या। इसका मतलब अब हमें दूसरे फॉर्मेट में चलना होगा। तो यदि मैं इस 31 को यहाँ से माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, 9999 से मैं 31 को माइनस करूंगा तो बच जाएगा 8, 6, 9 एंड 9। और यह हमारी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 89 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो हमारा सही आंसर वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। दोस्तों यह अब जो प्रश्न है वह हमारा डिवाइड एंड रूल पर आधारित है, मतलब कि भाग के नियम पर। अब देखिएगा 15 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 3, मतलब कि यह है कि इन चारों में से वह संख्या हमें निकालनी है जो 5 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अब 5 का जो हमारा रूल होता है वह यह होता है कि हर वह संख्या जिसका अंतिम अंक यदि 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिएगा हमारी जो यह चारों की चारों संख्या है यह 0, 5, 5 एंड 0 है। तो इसका मतलब यह 5 से तो पूर्णतः विभाजित है। अब 3 बचता है, यह 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो और 3 से विभाजित का नियम होता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिएगा यह होगा 5 और 5 10, 3 13 और 1 14। 14 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यह होगा 7 7 14 15 16, 16 और 3 होगा 19, 20 21 22, 22 और 10 होता है हमारे पास 32, और 32 भी 3 से विभाजित नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यह होगा 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 25, 25 भी हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होता है 3 से। बच जाएगा हमारे पास अंतिम यह हो जाएगा 5 और 5 10, 11 12, 13 14 15, और यह हमारा 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब 15 से भाज्य होने वाली वह संख्या हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो है 25503 चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ए को क्या न्यूनतम मान दिया जाना चाहिए ताकि संख्या 91875A6 8 से विभाजित हो जाए। दोस्तों अब हमें फिर से 8 से विभाजित का नियम होना जरूरी है। और 8 से विभाजित का नियम होता है कि दी हुई संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इन 3 अंकों में जो संख्या बनेगी वह है हमारे पास 5A एंड 6, और वह कहता है न्यूनतम मान। अब ऑप्शन में हमारा न्यूनतम मान कौन सा है, 3 है सबसे पहले, बाद में 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। सबसे पहले हम 3 को रखेंगे, एक ही जगह पे 3 को रखेंगे तो यह हो जाएगा 5, 3 एंड 6, और इसे भाग दीजिए 8 से। 8 से भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, 8 छके होता है हमारे पास 48, बचेगा 5 या 56 बनाएगा, 8 सते होता है हमारे पास 56। इसका मतलब यह है कि वह हमारा ए की वैल्यू 3 है, जिससे कि यदि हम इस संख्या में भाग दें तो वह 8 से विभाजित होगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 है। मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और इन दोनों का जो योग है वह हमारे पास 20 है। इनका गुणनफल मतलब कि a एंड b का जो प्रोडक्ट है वह हमारे पास 80 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, मतलब एक संख्या a है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह होगा 1/a। दूसरी जो संख्या है वह हमारे पास 20 है, इसका व्युत्क्रम होगा हमारे पास 1/b। वह कहता है इनका योग 1/a प्लस 1/b। तो यह होगा हमारे पास, नीचे से हमने ए और बी से हमने कॉमन लिया, यह होगा हमारे पास ए बी, यह हो जाएगा हमारे पास b प्लस ए। यदि मैं a प्लस बी लिखूँ चाहे b प्लस ए लिखूँ, बात एक ही है। a प्लस बी है हमारे पास 20 और ए बी है हमारे पास 80, तो यह हो जाएगा 20 कम 20, 20 को 80, मतलब कि 1/4। हमारा बिल्कुल सही उत्तर मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा जो अंतिम प्रश्न है आज का वह है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी गणित में और 25% परीक्षार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अगर 10% परीक्षार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मान देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास कितना 35%। 35% तो फेल होते हैं किसमें, मैथ्स में। वह कहता है हमारे पास 25% जो विद्यार्थी हैं वह फेल होते हैं अंग्रेजी में, 25% फेल होते हैं हमारा इंग्लिश में। और अगर 10% परीक्षार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में, 10% हमारे पास जो है वह मैथ प्लस
इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। तो बचे हुए कितने हैं जो कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्रतिशत दिया हुआ है उससे हमें निकालना होगा कि कुल प्रतिशत कितना है जो अनुत्तीर्ण हुआ है। फिर हम उसे माइनस करेंगे 100 से, तो हमारे पास पता चलेगा कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसे देखिएगा, मैथ्स है, इंग्लिश है या मैथ्स प्लस इंग्लिश है। सबसे पहले मैं 10 माइनस करूंगा 35 से, तो कितना होगा हमारे पास 25%। 25% हमारे पास इंग्लिश से फेल हुआ है यहाँ पे, फिर 10 है, 25 में से हम 10 माइनस करेंगे, कितना होगा, यह होगा हमारे पास 15%। और 10% हम ऐड करेंगे बीच में, क्योंकि यह 10% इसके साथ भी है, यह 10% इसके साथ भी है। जब यह 10% इसके साथ होगा 25 बनाएगा, जब इसके साथ होगा 35 बनाएगा। तो यह टोटल जो प्रतिशत है वह कितना होगा, 25, 10, 35, 35 और 15, 50%। इसका मतलब अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो कुल प्रतिशत है वह है 50%। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 100 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50%, जो कि हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।